स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैलेंट जोन ऑफिशियल में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग अवकल समीकरण एनसीईआरटी क्लास 12 के एक्सरसाइज 9.4 का प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक कर चुके थे और 1 से 10 तक जो था वो आपको व्यापक हल का क्वेश्चन था, जिसको इंग्लिश में जनरल सॉल्यूशन कहा जाता है। आज हम लोग इस वीडियो में विशिष्ट हल के कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका 11 से लेकर 23 तक होने वाला है। तो विशिष्ट हल के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, इस बात को आप समझिए और फिर क्वेश्चन पे डिस्कस किया जाएगा। तो विशिष्ट हल के क्वेश्चन में आपको बस टोटल इंटीग्रेशन जैसे होता था वैसे ही होगा, बस लास्ट में आपको x और y का वैल्यू आपको दिया होता है, उसको पुट करके c का वैल्यू निकाल लिया जाता है और c का वैल्यू जहां से निकाला जाता है वहीं c का वैल्यू को लौटा दिया जाता है, रख दिया जाता है। जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग c का मान निकालते थे, अपर लिमिट लोअर लिमिट रख के डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग को अपर लिमिट लोअर लिमिट दिया होता था, तो उसमें आपको सी जोड़ने की आवश्यकता नहीं होता था, सी नहीं जुड़ता था। बस इसमें सी जुटेगा, लेकिन लास्ट में आपको क्या करना होगा, सी का वैल्यू यानी कि कांस्टेंट का वैल्यू कुछ ना कुछ निकलेगा और निकल के वही कांस्टेंट क्वेश्चन में पुट हो जाएगा। तो देखिए, प्रश्न संख्या 11 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन से क्वेश्चन डिस्कस होगा और 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका जो क्वेश्चन है, अब ये आपका जो क्वेश्चन है विशिष्ट हल वाला क्वेश्चन। विशिष्ट हल इंग्लिश में इसको पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, देखिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है, इस चीज को आप समझिए। देखिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, 11 से पार्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, उसके बाद दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस एक्स, 2x स्क्वायर प्लस एक्स। उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो y का वैल्यू 1 दिया हुआ है, y इक्वल टू 1 यदि x इक्वल टू 0, यदि x इक्वल टू 0। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व होगा, तो सॉल्व वही पुराना तरीका पिछले वीडियो में हम लोग सॉल्व करना सीखे थे। जो लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग, आप लोग इंटीग्रेशन का प्लेलिस्ट खोलिए और प्लेलिस्ट में आपका 9.4 एक्सरसाइज का पार्ट 1 होगा, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए और देखने के बाद इस क्वेश्चन को तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये इस तरह का क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इस तरह के क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप था मेरा कि डी वाई बटा डी एक्स निकालना होता है। पहले तो एक्स को इस तरफ भेज दीजिए, बाई में आपका हो गया कितना, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। उसके बाद देखिए ये डी, ये आपका कितना है, तो डी एक्स इधर आ जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाइए, तो डी वाई का इंटीग्रेशन वाई होता है। उसके बाद देखिए ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स रहेगा ही रहेगा, इसमें से आप एक्स क्यूब को कॉमन निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लीजिए, एक्स प्लस 1 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 को कॉमन निकालेंगे, एक्स प्लस 1 बच जाएगा। उसके बाद डी एक्स को डी एक्स लिखिए। उसके बाद देखिए क्या है, तो उसके बाद है वाई इक्वल टू कितना है, तो वाई इक्वल टू है आपका, देखिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें से आप ये गुणनखंड तोड़ रहे हैं उसको आप कॉमन निकालिए, बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन कर चुके थे, यानी कि यहां से इस क्वेश्चन को बनेगा इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। ठीक है, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन हम लोग एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 9.5 में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.5 में पढ़ चुके थे। तो देखिए उस चैप्टर से हम लोग पढ़ चुके थे और उस चैप्टर का ही इंटीग्रेशन है। कैसे इंटीग्रेशन होता है, तो इस पूरा को 1 मान लेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन हो चुका है, पूरा लेके चलने का जरूरत नहीं है। जिसको नहीं हुआ है इंटीग्रेशन जिसका, बस उसको लेके चलिए। इसको लेके हम अलग आ गए और इसको कैसे तोड़ा जाता है तो देख लीजिए। ए बटा में फर्स्ट पार्ट और जिसका फैक्टर नहीं टूटता है, देखिए इसका फैक्टर नहीं टूटेगा, फैक्टर पॉसिबल नहीं है, इसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है ये, क्योंकि ये आपका प्लस में है जी, ये आपका प्लस में है। अगर ये माइनस में होता तो ये प्लस में फैक्टर, माइनस में होता तो फैक्टर टूट जाता। फैक्टर जिसका नहीं टूटता है उसको बी एक्स प्लस सी के बाई में लिखा जाता है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले आप ए और बी का मान निकालने के लिए एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम देखिए कितना होगा, तो एलसीएम हो जाएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ए इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू हो जाएगा कितना, तो एक्स प्लस वन हो जाएगा जी। नीचे से नीचे को कैंसिल कीजिए। अब आपको पुट करना होता है, पुट करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालना होता है, सॉरी ए बी का वैल्यू निकालना होता है। ए बी और सी को निकालेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे वैल्यू निकलेगा। तो देखिए हम इसको जीरो करने के लिए एक्स की जगह पे -1 और +1 रख देंगे तो जीरो हो जाएगा। एक्स को जीरो करना है, बस जीरो करने के लिए ये दो मान जीरो होगा तो तीसरा का मान निकलेगा। एक्स को -1 पुट कीजिएगा तो जीरो हो जाएगा। आइए यहाँ पे -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है, फिर -1 का -1 होगा, -1 का स्क्वायर 1 + 1 हो जाएगा और ये पूरा समाप्त हो जाएगा। तो देखिए 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा और यहाँ बच गया 2a, यानी कि a का मान निकल गया 1/2, a का मान निकल गया। फिर से देखिए अगेन फिर से हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब हम पुट करेंगे x के जगह पे 0, देखिए 0 रखेंगे तो b से गुना होगा तो b 0 हो जाएगा। आइए 0 पुट करेंगे तो इधर 0 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0 + 1 हो जाएगा, इधर आपका b आपका 0 हो जाएगा, c बचेगा, उसके बाद इधर 0 + 1 हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ a का वैल्यू 1/2 है, 1 से गुना करा दीजिएगा, a का वैल्यू निकल चुका है। यहाँ बच गया c, तो c को इधर भेजिएगा तो -1/2 हो जाएगा, बराबर c का मान निकल जाएगा। 1/2 को बराबर उधर भेज दिए, c का वैल्यू निकल गया। अब फिर से हम क्या पुट करेंगे, अगेन पुटिंग x के जगह पे आप क्या पुट करेंगे, कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, बस जो पहले से पुट हो चुका है इन दोनों को छोड़कर आप एक पुट कर सकते हैं। मान लीजिए एक पुट कर रहे हैं तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 अब +1 हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा b + c हो जाएगा और यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा देखिए 2 और 1 3 हो जाएगा, यहाँ से आप 2a हो जाएगा +2 इंटू b + c हो जाएगा, उसका 2 कॉमन लेके इधर भेज दीजिएगा तो 3/2 हो जाएगा, बचेगा a + b + c बचेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए किसका किसका वैल्यू आप निकाल चुके हैं, a का निकाल चुके हैं 1/2, b का बाकी है और c का आप को निकाल चुके हैं -1/2, कट गया, किसका वैल्यू आ गया, b का वैल्यू कितना आ गया 3/2 आ गया। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको इंटीग्रेशन करना है, अब आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए ये पूरा किसके बराबर, तो ये पूरा इन दोनों के बराबर, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं करके हम लोग इसका करेंगे, क्योंकि दोनों बराबर है किसी का भी कर सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है, इसी को तोड़ दिए हैं इस रूप में, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इस पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे। बस ध्यान दीजिए, इस पार्ट का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। इस पार्ट का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या था, इंटीग्रेशन लगाएंगे, a बटा में x + 1 था, dx लिखेंगे, फिर प्लस bx + c बटा में कितना, तो x² + 1 लिखेंगे। देख लीजिए ध्यान से। अब यहाँ पे y था शुरू में, y लिख दीजिए, कहाँ से, तो समीकरण 1 से। समीकरण 1 जो माने हुए हैं देख लीजिएगा, समीकरण 1 कहाँ माने हैं, यहाँ से। अब देखिए ध्यान से, y = ये हो जाएगा log mod x, सॉरी a का वैल्यू आप 1/2 पुट कीजिएगा तो log mod x + 1 हो जाएगा, b का मान आप 3/2 पुट कीजिएगा तो 3/2 इंटू x, अब y अलग अलग कीजिए, प्लस है तो प्लस दीजिए, प्लस इंटीग्रेशन अलग अलग कीजिए, इतना हो गया। फिर प्लस b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू आप पुट कर दीजिए कितना, -1/2, तो -1/2 हो जाएगा, यहाँ पे -1/2 हो जाएगा। उसके बाद कितना, तो उसके बाद c dx बाई में c का मान, सॉरी c का मान तो पुट हो गया,
सीधे dx बचेगा, देखिए dx है, सीधे dx बचेगा, बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। तो इससे समझिए इसको अलग कर दिया गया, इसको अलग कर दिया गया, दोनों का बटा कर दिया गया अलग एक साथ। यहाँ dx है तो dx दे दीजिए। अब देखिए y इज इक्वल टू 1/2 हो गया, लॉग मोड x प्लस 1 हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 3/2 बाहर हो गया, बच गया x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx, और यहाँ -1/2। इस पूरा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस c हो जाएगा जी, प्लस c हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा y इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, लॉग मोड x प्लस 1 हो जाएगा। इसमें आपको क्या कर लेना है, तो इसमें आपको लेट कर लेना है, बस आप लेट कर लीजिए पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लीजिएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा dt, यानी कि x dx बराबर कितना हो जाएगा dt/2। आइए क्वेश्चन पे y बराबर 1/2 लॉग मोड कितना x प्लस 1 हो जाएगा, उसके बाद 3/2 इस dt, x dx का वैल्यू 1/2 बाहर होके कितना होगा, तो dt, और नीचे वाले को क्या माने, तो t -1/2 tan इनवर्स x और प्लस c होगा। y इज इक्वल टू 1/2 लॉग मोड x प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 हो जाएगा 4 लॉग मोड t हो जाएगा, t का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद -1/2 tan इनवर्स x हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा, ये। अब आप क्या कीजिए, अब आप इसमें y का और x का वैल्यू पुट कर दीजिए। y का मान दिया हुआ है 1 और x का मान दिया हुआ है 0, इसमें रख दीजिए। इसमें यही चीज एक नया हो जाता है विशिष्ट हल में, यानी कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन में। व्यापक हल में आपको यही चीज नहीं करना होता है और इसमें यही चीज आपको करना होता है। 1 पुट किए, लॉग हो जाएगा 0 प्लस 1 1 होता है, फिर 3/4, 0 का स्क्वायर होता है 0 और प्लस 1 का प्लस 1 हो जाएगा, -1/2 tan 0 में tan x की जगह पे 0 रखेंगे, tan 0 का मान 0 होता है, प्लस c हो जाएगा 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, प्लस c का मान क्या हो गया 1। अब जहां से c का मान निकाले हैं वहीं पे c की जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए। y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 लॉग मोड x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 3/4 लॉग कितना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, -1/2 tan इनवर्स x हो जाएगा और प्लस c का मान 1 होगा। ये आपका आंसर होगा। तो देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान पूर्वक आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहा जा रहा है कि 2 नहीं 12 है, x इंटू एक्स स्क्वायर -1, आज का 2 है, ऐसे 12 नंबर क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड डी इज इक्वल टू 0 1 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर x इंटू एक्स स्क्वायर -1 dy बटा dx dy बाई dx, उसके बाद देखिए कितना है, उसके बाद है dy बाई dx इज इक्वल टू कितना है, तो इज इक्वल टू है आपका 1, इज इक्वल टू है 1। देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, वेयर जहां दिया हुआ है, जहां y बराबर 0 तथा x बराबर दिया हुआ है 2, बस y का मान 0 और x का मान 2 दिया हुआ। अब आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे करेंगे देख लीजिए। तो इसमें भी वही उसी तरह dy बाई dx बराबर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, देख लीजिए सॉरी -1 है तो -1 लिखिए, उसके बाद दीजिए। अब देखिए dy इक्वल टू 1 dx इधर आ जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर, इस 1 को कर दीजिए 1 का स्क्वायर, इस 1 को कर दीजिएगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे जो है यहाँ पे ये माइनस का साइन है, 1 का स्क्वायर कर देंगे तो a प्लस बी इंटू क्या होगा a माइनस बी, फिर ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, फिर ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन को ऊपर में 1 छुपा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 1, ये dx लिख दीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ते हैं, कैसे टूटता है देखिए। इसको लेके चलिए यहाँ पे 1 बाई कितना x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, जिसका इंटीग्रेशन करना है उसको लेके चलती है। a बाई फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, b बाई हो जाएगा आपका सेकंड पार्ट, और c बाई आपका हो जाएगा थर्ड पार्ट। ये पार्शियल फ्रैक्शन है और पार्शियल फ्रैक्शन का ये फॉर्मूला होता है। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, अब एलसीएम निकाल लीजिए, राइट साइड का एलसीएम x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा,
राइट साइड का एलसीएम हो जाएगा कितना, तो x इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ए से गुना हो जाएगा x छोड़ के, बस इसको अपना लोग नहीं पसंद है, इसको पड़ोसी पसंद है, अपना के छोड़ के ये पड़ोसी के साथ रहना पसंद करेगा, ये अपना लोग को साथ नहीं रहेगा, पड़ोसी के साथ रहेगा, x इंटू एक्स माइनस वन के साथ रहेगा। फिर देखिए माइनस वाला c के साथ है, माइनस वाला नहीं होगा, प्लस वाला होगा, और ये वो x होगा। ध्यान दीजिएगा, नीचे से नीचे दोनों का कैंसिल हो जाएगा, वन बराबर बच गया कितना, तो बच गया a इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन प्लस b इंटू एक्स माइनस वन प्लस c इंटू एक्स प्लस वन हो जाएगा। अब आप पुट करना होगा, एक ही पुट करते हैं और तीनों का मान निकालते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं x को वैल्यू निकाल रहा हूँ, x की जगह पे पुट कर रहा हूँ प्लस वन पुट करेंगे तो देखिए कौन कौन जीरो होगा, तो इसमें प्लस वन पुट कीजिएगा तो वन में से वन घटेगा तो जीरो हो जाएगा। ये वाला टर्म देखिए, ये वाला टर्म आपका जीरो हो जाएगा, उसके बाद इसमें ये जीरो हो जाएगा, बस दो जीरो कर लेगा और जीरो से गुना होगा ए में और बी में जीरो हो जाएगा, यानी कि ये आपका जीरो हो जाएगा, ये बी भी आपका जीरो हो जाएगा, तो बचेगा सी इंटू वन इंटू टू, बस टू में वन से गुना करेंगे टू होगा, तो वन बराबर टू सी, यानी कि वन बाई टू इजक्वल टू सी आ गया, सी का मान निकल गया। फिर आप अगेन फिर से पुट करेंगे, अगेन पुटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पुट कर रहे हैं, बस माइनस वन पुट कर रहे हैं, तो देखिए ध्यान से, माइनस वन पुट करने के बाद क्या होता है, तो माइनस वन पुट करने के बाद देखिए कौन सा वैल्यू आपका जीरो हो जाएगा, तो बस यहाँ ध्यान दीजिए, ये वाला वैल्यू जो है, ये जो दिख रहा है, ये माइनस वन पुट करने पर ये वाला पूरा जीरो हो जाएगा, ए भी पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये सी को खत्म कर देगा, इधर ए को खत्म कर देगा, बस बच जाएगा किसका वैल्यू, तो बच जाएगा बी का वैल्यू। बस देख लीजिए अब बी का वैल्यू निकल जाएगा कैसे, देखिए यहाँ पे बी का मान कैसे निकला जा रहा है, ए आपका खत्म हो जाएगा, बी इंटू माइनस वन माइनस वन, ये आपका जीरो हो गया। ये देखिए माइनस टू में माइनस वन से मल्टीप्लाई कराइएगा तो सीधे टू बी होगा, वन बाई टू इक्वल टू बी, बी का वैल्यू निकल गया वन बाई टू। अब फिर से अगेन अब हम पुट करेंगे कितना, पुटिंग एक्स इक्वल टू जीरो पुट करते हैं जी, जीरो इसलिए पुट करते हैं तो जीरो पुट करने के बाद देख लीजिए क्या होगा, ये वाला जीरो हो जाएगा, उसके बाद देखिए ये वाला जीरो हो जाएगा, यानी कि जीरो पुट करने से जीरो हो जा रहा है, तो क्यों कौन सा वैल्यू खत्म हो जाएगा, तो खत्म होने वाला वैल्यू देख लीजिए। अब देखिए जीरो पुट करने से ई पूरा खत्म हो जाएगा, ई पूरा खत्म हो जाएगा, किसका मान निकल जाएगा, तो बस आपका ए का मान निकल जाएगा, जीरो पुट करने से ए का मान निकलेगा जी, ए का मान बस देखिए वन इज इक्वल टू, ये आपका जीरो पुट करने से वन आ जाएगा, ये आपका माइनस वन हो जाएगा, बी आपका खत्म हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, गुना कराइएगा तो ए का मान निकल गया वन। ए का मान जब वन निकल गया तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है किस पार्ट का, तो बस आपको इसी पार्ट का इंटीग्रेशन करना है जी, इसी पार्ट का इंटीग्रेशन करना है। बस आप क्या कीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपका वाई था, वाई लेके चलिए, वाई इज इक्वल टू कितना, तो ए बटा में एक्स प्लस बी बटा में कितना, तो एक्स प्लस वन और फिर प्लस सी बटा में एक्स माइनस वन। बस आप क्या कीजिए, इंटीग्रेशन लगाइए, ए का वैल्यू पुट कर दीजिए वन बटा में एक्स डी एक्स, बी का वैल्यू पुट कीजिए वन बाई टू कितना, तो डी एक्स बाई एक्स प्लस वन, और यहाँ सी का मान भी वन बाई टू पुट कीजिएगा तो डी एक्स बाई एक्स माइनस वन हो जाएगा जी। ये आपका हो जाएगा लॉग मोड एक्स, ये आपका हो जाएगा वन बाई टू लॉग मोड एक्स प्लस वन, और ये आपका हो जाएगा वन बाई टू लॉग मोड एक्स माइनस वन और प्लस सी होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, लॉग मोड एक्स सॉरी आप वन बाई टू कॉमन निकाल लीजिए, देखिए इसके आगे वन बाई वन है और छोटा सबसे कौन है, तो देखिए ये वन बाई टू और ये वन बाई टू, नीचे में वन बाई टू है, ये वन है, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा वन बाई टू है, जो छोटा होता है उसी को कॉमन निकालते हैं। बस देख लीजिए, ध्यान से समझिए कि वन बाई टू का एक का गुना होता है, तो दो गुना होता है, दो गुना करेंगे तो दो इंटू हो जाएगा लॉग मोड एक्स, ये आपका हो जाएगा लॉग मोड एक्स प्लस वन हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा लॉग मोड एक्स माइनस वन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सी। ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए का वैल्यू माइनस छूट गया था,
ए का वैल्यू माइनस होगा, यहाँ पे ए के वैल्यू माइनस लग गया, यहाँ माइनस लग गया और यहाँ माइनस लग गया। अब ध्यान दीजिएगा, क्या करना है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जी, यहाँ पे देखिएगा, ये आपका हो गया y, देखिए ये आपका हो गया y, 1/2 बाहर है। अब देखिए ये लास्ट में लिखेंगे माइनस वाले को, पहले ये log m प्लस log n, m इंटू n हो जाएगा, m इंटू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ये आपका गुना हो जाएगा। देखिए फिर से m इंटू n हो जाएगा। उसके बाद माइनस कितना, -2 तो कॉमन निकाल लिए हैं। अब देखिए अब कितना बच जाएगा, तो अब आपका बच जाएगा कितना, तो माइनस में 2 है तो 2 चला जाएगा पावर में, तो सीधे हो जाएगा log x² प्लस कितना c। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे log m प्लस log n m इंटू n होता है। अब वैल्यू पुट कीजिए, log हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x² - 1, और ये आपका माइनस में है तो कहाँ आ जाएगा, बट्टा में। तो log का कुछ तरीका होता है, यानी कि देख लीजिए, log m प्लस log n जो होता है, log आपका m इंटू n होता है। उसके बाद log m माइनस log n जो होता है वो आपका log m/n का फॉर्मूला होता है जी। इस चीज को आप याद रखिएगा, ये फॉर्मूला। उसके बाद c, अब आपका एक और b का वैल्यू दिया हुआ है, x और y का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन संख्या आपका 12 था, 12 था क्या, हाँ 12 था। ए y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2 पुट कीजिए। तो y का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो 0 बराबर 1/2 log हो जाएगा कितना, तो 2 का स्क्वायर, 4 में से 1 घटेगा तो 3, 3 2 का स्क्वायर नीचे में 4 प्लस कितना c होगा, और ये चला जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा माइनस में 1/2 log 3/4 इज इक्वल टू हो जाएगा c। और फ्रॉम इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 में आप c का वैल्यू रख दीजिए, y बराबर हो जाएगा 1/2 log कितना, तो x² - 1/x² मोड में, उसके बाद मोड में है, उसके बाद प्लस c का वैल्यू कितना, तो 1/2 log कितना 3/4। ये रहा आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कितना है, देखिए 12 के बाद कुछ प्रश्न संख्या 13 का कहता है आपसे, 13 कहा जा रहा है cos इंटू dy/dx बराबर a है, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 0। प्रश्न संख्या आपसे 13 कह रहा है, 13 कह रहा है क्या, cos dy/dx इज इक्वल टू a, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू आपसे 0 कहा जा रहा है। ध्यान से मिला लीजिए एक बार, तो ये देखिए dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, cos इनवर्स कितना a। अब इस y को उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो x को इधर भेज, सॉरी x वाले को उधर भेजिएगा, तो ये हो जाएगा dy बराबर हो जाएगा cos इनवर्स a इंटू dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगाइए, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू cos इनवर्स a, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, यहाँ पे 1 है, और dx खत्म होगा, इंटीग्रेशन dx खत्म होता है तो प्लस c जुड़ता है जी, प्लस c जोड़िएगा, इक्वेशन हो गया 1, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 0, तो cos इनवर्स a गुना 0 प्लस c का मान क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि ये पूरा क्या होगा, 0 हो जाएगा जी। तो बस c का मान आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1 c का मान पुट कीजिएगा, तो cos इनवर्स a आगे x आ जाएगा और c का मान क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा जी, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, y का वैल्यू 1 था, x का वैल्यू 0 था, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 14 आपसे क्या कहा जा रहा है, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि dy/dx बराबर tan x, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 0। 14 नंबर dy/dx इक्वल टू y tan x, आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा कितना, तो 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा कि dy/dx इज इक्वल टू y tan x, तो dy/dx इज इक्वल टू y tan x है, मिला लीजिए y tan x, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2 यदि x बराबर 0, बस आप dy बट्टा में y लाइए, ये आपका tan x है और यहाँ dx हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कीजिए, तो dy का हो जाएगा log mod y, और tan का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x,
लिखिए सेक एक्स और सी नहीं जोड़ के हम लॉग सी जोड़ेंगे, क्योंकि जब दोनों तरफ लॉग आता है, तो सी को सी नहीं लिख के हम लॉग सी लिख देते हैं, क्योंकि सी रहे फिर भी आपका उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो होगा, और लॉग सी रहेगा फिर भी डिफरेंशिएशन जीरो होगा। यहाँ पे पिछला फॉर्मूला की तरह लॉग एम प्लस एन जोड़ में रहता है तो गुना में चला जाता है, दोनों तरफ लॉग से लॉग काट दिए, y बराबर हो जाएगा सेक एक्स इंटू कितना सी। अब आप x के जगह पे 2, y के जगह पे 0 पुट कीजिए, इक्वेशन 1 मान के। आइए पुट करते हैं, y बराबर हो जाएगा कितना, देख लीजिए फिर से मिला लीजिए, y बराबर 2 कह रहा है, y बराबर 2, x बराबर 0, y के जगह पे आप 2 पुट कीजिएगा, 2 सेक हो जाएगा आप कितना, तो सेक 0 इंटू कितना c, इंटू सी, इंटू सी, सेक 0 का मान 1 होता है, 1 इंटू सी का मान आ गया 2। अब वैल्यू पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना, तो y बराबर हो जाएगा कितना सेक एक्स इंटू कितना 2, यानी कि y बराबर कितना, तो 2 सेक एक्स हो जाएगा आपका आंसर, y का मान निकल गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन संख्या कितना होगा, तो प्रश्न संख्या 15 होगा जी। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है आपसे, प्रश्न संख्या 15 आपसे क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि dy बाई डी एक्स सॉरी बिंदु दिया हुआ है x और y दोनों का वैल्यू 0, ये आपका y डैश बराबर क्या कह रहा है, ई पर पावर x साइन x, y डैश का वैल्यू ई पर पावर क्या कह रहा है साइन x। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। 15 कह रहा है y बराबर यानी कि y डैश बराबर ई पर पावर x इंटू साइन x, आपको x का वैल्यू 0 दे दिया, y का वैल्यू भी 0 दे दिया, y डैश का मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना ई पर पावर x इंटू साइन x। अब आप क्या कीजिएगा, तो dy को रहने दीजिए, ई एक्स को इधर भेजिएगा, तो साइन x इंटू डी एक्स हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कीजिए, dy हो जाएगा, और ई आपका u इंटू भी यानी कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट चलेगा, u इंटू भी एक स्टेप बढ़ा दीजिएगा, ये हो जाएगा ई पर पावर x इंटू क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए इक्वेशन 1 मानिए या फिर नहीं मानिए कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको हम आगे वाले स्टेप में बढ़ाएंगे, इसको यहाँ लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, नहीं चलते हैं लेके, ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा आपका कितना, तो y हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ई पर पावर एक्स साइन एक्स को, तो साइन एक्स बाहर हो जाएगा, ई पर पावर एक्स इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस डी साइन एक्स बाई डी एक्स इंटू इंटू ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन होल डी एक्स हो जाएगा जी। ध्यान से समझिए, ये y का y होगा, तो साइन एक्स का साइन एक्स होगा, ई पर पावर जो रहता है वही होगा, फिर साइन का इंटीग्रेशन कॉस हो जाएगा, ई पर पावर एक्स जो होगा वही, फिर इसको 2 बार फिर से हम u इंटू भी दूसरा बार तोड़ देंगे यहाँ से, u इंटू भी, देखिए y इक्वल टू हो जाएगा ई पर पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कितना, तो आप फिर से यहाँ तोड़िएगा, तो कॉस एक्स बाहर, ई पर पावर एक्स का फिर इंटीग्रेशन माइनस डी कॉस एक्स बाई डी एक्स इंटू ई पर पावर एक्स डी एक्स का होल डी एक्स, ये ध्यान दीजिएगा। तो y बराबर हो जाएगा ई पर पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कितना, तो कॉस एक्स ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है प्लस माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स इंटू ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स डी एक्स, वाई इज इक्वल टू ई पर पावर एक्स साइन एक्स, और माइनस इंटर करा दीजिएगा, तो ई पर पावर एक्स क्या हो जाएगा, ई पर पावर एक्स इंटू क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हो जाएगा माइनस इंटर होगा, तो माइनस ई पर पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ाइएगा, इसको ये आपका क्या था 1 था, 1 को y लिखे और ई पर पावर एक्स इंटू साइन एक्स लिख लीजिए यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा इस पूरा का मान कितना आया, तो इस पूरा का मान कितना आया है y आया है, तो बस इसके जगह पे आप क्या लिखेंगे y लिखेंगे। ध्यान से समझिए, ई पर पावर एक्स कॉस एक्स माइनस वाई, और इस y को उठा के लाएंगे तो 2y, इधर बचेगा ई पर पावर एक्स साइन एक्स माइनस कितना, तो ई पर पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस सी, दो गुना में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो भाग में लिखिए कितना साइन एक्स माइनस ई पर पावर एक्स बाई 2, इसमें भी ई पर पावर एक्स बाई 2 निकाल लीजिए कॉमन, तो बचेगा कितना, तो ये बचेगा कॉस एक्स और कॉस एक्स प्लस सी बचेगा। तो देखिए अब यहाँ पे आपको देखिए दिया हुआ है आपको x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, अब वैल्यू पुट कीजिए, x के जगह पे 0 और y के जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा,
ई पर पावर 0 हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा साइन 0 माइनस कितना कॉस 0 और प्लस सी। अब देखिए इसके आगे वाले स्टेप में ई पर पावर 0 को 0 हो जाता है, और ये ई पर सॉरी 0 का 0 हो जाता है, ई पर पावर कुछ भी रहे उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1/2 हो गया। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसके बाद क्या है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका है कितना, तो ये आपका है साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है। अब यहाँ देखिए, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको प्लस सी का प्लस सी, ये आपका 0 हो गया, ये लिखने का जरूरत नहीं है, 0 रहने दीजिए। उसके बाद ये 1/2 में माइनस से गुना करेंगे, कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका -1/2 प्लस सी, यानी कि सी का मान निकल गया 1/2। अकॉर्डिंग अब रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 आप सी का वैल्यू पुट कीजिए, यानी कि y बराबर कितना 1/2 ई पर पावर x साइन x माइनस कॉस x, और c का वैल्यू कितना पुट करेंगे, तो 1/2। अब c का वैल्यू आप 1/2 पुट कीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर होगा। अगला 16 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। 16 आपसे क्या कहा जा रहा है, पढ़ते हैं। 16 ध्यान दीजिएगा जी। 16 नंबर कह रहा है अवकल समीकरण एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x+2 इंटू y+2 के लिए बिंदु इतना से गुजरने वाले वक्र का वक्र ज्ञात कीजिए। बस अवकल समीकरण दिया हुआ है, आपको वक्र निकालना है, बस इतना ध्यान दीजिएगा। ये रहा जो है, ये आपका जो है दिया हुआ है, ये x और y का वैल्यू है, लास्ट में c का मान निकालने के लिए। बस आप क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन देखिए और बनाना शुरू कीजिए। पहले c का वैल्यू लास्ट में जरूरत पड़ता है। प्रश्न संख्या 16 देख लीजिए। 16 नंबर में क्या कह रहा है आपसे, 16 नंबर कह रहा है कि एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x+2 इंटू y+2, x+2 इंटू y+2, और आपको x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू -1 है। बस इतना ही करना है क्वेश्चन में। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो y dy रहने देते हैं और इस x को उठा के भेज देते हैं इधर, तो x+2 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा y+2, यहाँ x+2 y में कितना x, और यहाँ dx आ जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है जी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, ऊपर में 2 का कमी है, 2 जोड़ेंगे, 2 घटाएंगे, और बाई अलग अलग सबका कर देंगे। इसका भी बाई अलग अलग करेंगे, इसका भी बाई अलग अलग करेंगे, और डीएक्स देंगे। यहाँ देखिए सीधे बट्टा अलग अलग कीजिएगा, तो 1 + 2/x बचेगा, और लास्ट में dx बचेगा। बस इसको काट दीजिए एक बार में, एक का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 log मोड कितना y+2 हो जाएगा, इज इक्वल टू x +2, यहाँ पे 1/x का log मोड x होता है, प्लस कितना हो जाएगा c हो जाएगा, प्लस हो जाएगा c। अब आप x और y का वैल्यू पुट कीजिए, x और y का वैल्यू पुट कीजिएगा, तो आपको निकल जाएगा किसका मान निकल जाएगा, तो c का मान निकल जाएगा। बस वैल्यू पुट करते हैं, -1 -2 log कितना y का वैल्यू कितना, तो y का वैल्यू पुट करना है कितना, देख लीजिए -1 + 2, ये आपका हो जाएगा x1 + 2 log कितना 1 + c, यहाँ ध्यान दीजिएगा -1, और यहाँ पे -2 log 2 में से घटेगा 1। उसके बाद देखिए ये 1 प्लस log 1 का मान 0 होता है, तो 2 गुना 0 हो जाएगा, प्लस c, यहाँ भी log 1 का मान 0 होता है, -1, ये उठ के इधर आएगा तो -1, और ये -2 गुना 0 हो जाएगा, बराबर बचेगा c का मान क्या निकल के आया, c का मान निकल के आया -2, c का मान क्या निकल के आया -2। अब जहां से निकाले हैं, यहाँ से निकाले हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 y माइनस कितना, तो 2 log मोड y+2 इज इक्वल टू कितना, तो x प्लस कितना 2 log मोड x, और c का मान रख दीजिए कितना -2, c का मान कितना रखेंगे -2। अब ध्यान दीजिएगा y इज इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको उधर भेजते हैं, इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 2 log मोड y+2, 2 log मोड y प्लस कितना 2, उसके बाद ये log है जी, ये log है। उसके बाद देखिए ये आपका 2 log मोड कितना, तो 2 log मोड कितना, तो x है, तो x रखिए, x रहने दीजिए, बस x रहने दीजिए। उसके बाद कितना, तो उसके बाद आया है +x -2, +x -2, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे अगले वाले स्टेप में क्या कर सकते हैं, तो अगले वाले स्टेप में हम ऐसे लिख सकते हैं कितना, तो y इसको इधर भेज दिए, -x + 2 इज इक्वल टू 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे तो log m + log n हो जाएगा। log m + log n क्या होता है, तो m × n होता है, इतना इंटू इतना हो जाएगा जी। अब ये 2 उठ के log के आगे जो
रहता है उठ के कहाँ चला जाएगा, पावर पे चला जाएगा, दोनों के पावर पे। तो इसका पावर हो जाएगा 2 और फिर इसका पावर हो जाएगा 2। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पे फोकस कीजिए। प्रश्न संख्या 17 देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 17 आपसे क्या कहा जा रहा है, 17 को समझने का कोशिश कीजिए। 17 देखिए क्या कहा रहा है कि बिंदु इतना से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, बिंदु है, बिंदु एक्स वाई है, स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के वाई निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के एक्स निर्देशांक के बराबर है। समझिए, क्वेश्चन लैंग्वेज वाला है, क्वेश्चन को लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर प्रॉब्लम होता है। अगर एक बार नहीं समझ में आता है तो बार बार समझिए। देखिए होता क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, प्रवणता जो है, स्पर्श रेखा की प्रवणता को dy बाई dx कहते हैं। क्या कहते हैं, तो dy बाई dx कहते हैं। कहता है स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है, देखिए स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक यानी कि y को गुना करने पर किसके बराबर होगा, तो x के बराबर होगा। y को गुना करने पर x के बराबर होगा, y से गुना करने पर किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। x का मान दे दिया है 0, y का मान दे दिया है -2, ये दे दिया है जी। क्वेश्चन में देख लीजिए, शुरू में बिंदु दिया है, ये देखिए x का और y का मान, x का 0, y का -2, बस x का 0 है, y का -2। अब इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे ध्यान से देखिए, dy और देख लीजिए y अपने जगह पे है, रहने दीजिए, इस dx को इधर भेजिए, x dx हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कीजिए। अब देखिए y का इंटीग्रेशन होता है y² 2 और x का इंटीग्रेशन होता है x² 2 प्लस में c बट्टा में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम निकाल लीजिएगा। y² 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x² + 2c और दोनों तरफ इससे ये कट गया। अब आप क्या पुट कीजिएगा, x के जगह पे 0, y के जगह पे -2, -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा और x के जगह पे 0 पुट कीजिएगा, 2c बचेगा, 2 से इसको काट दीजिए 2 बार में, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे थी। c का मान आ गया 2 और c का मान 2 आ गया, वैल्यू पुट कर दीजिए c का वैल्यू पुट कीजिएगा, कहाँ पुट कीजिएगा, क्वेश्चन में आप इक्वेशन 1 में फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट कीजिएगा, तो इक्वेशन 1 में c का वैल्यू पुट कीजिएगा तो हो जाएगा y² बराबर x² प्लस 2 गुना 2 यानी कि y² - x² = 4। ये आपका आंसर हो जाएगा जी, यही आपका आंसर होगा। ध्यान से देख लीजिए, 17 नंबर हो गया। अब आप 18 नंबर क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। 18 क्वेश्चन क्या कहता है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 18 नंबर कह रहा है कि एक वक्र के किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को बिंदु इतना से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगुनी है, रेखाखंड की प्रवणता की दुगुनी है, यानी कि dy बाई dx जो है रेखाखंड की प्रवणता की दुगुनी है। तो बस यह वक्र इतना से गुजरता है, तो इस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। बस आपको ज्यादा कुछ नहीं है, जो मैं यहाँ समझाता हूँ समझिए। ये स्पर्श रेखा की प्रवणता का एक चैप्टर है, एक्सरसाइज है 6 लेसन में 6.2 शायद 6.2, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। अब नहीं समझ में आता है तो यहाँ समझिए, कहता है आपको क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन कहा गया है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता, देखिए स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता को dy बाई dx कहते हैं और ये आपका m के बराबर होता है और ये आपका y2 - y1 बट्टा में x2 - ये आपका ये जो होता है m इसके बराबर y - y1 बट्टा x - x1 के बराबर होता है। तो देखिए स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है वह रेखा की प्रवणता यानी कि रेखा की प्रवणता ये हुआ, इसका दुगुना कह रहा है, रेखा की प्रवणता का दुगुना है तो y - y1 बट्टा में कितना x - x1 होता है और x y का वैल्यू दिया हुआ था कितना, तो इतना से गुजरती है, यानी कि x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू -3, x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू -3। ये इसमें पुट होगा, c का मान निकालने में नहीं पुट होगा। 2 बिंदु दिया हुआ है, देख लीजिए लास्ट वाला जो है वो c का मान निकालना है। ये यहाँ पर दिया हुआ है, एक बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड की प्रवणता की दुगुनी है। तो देखिए ये स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गया
और ये रेखाखंड की प्रवणता हो गया, ये आपका स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गया, ये रेखाखंड की प्रवणता हो गया, इसका दुगुनी कह रहा है, दुगुना वैल्यू पुट कीजिए। ये आपका x1 y1 का वैल्यू दिया हुआ है, बस वैल्यू देख लीजिए, इसमें x1 y1 का वैल्यू पुट कीजिए, 2 इंटू वाई माइनस y1 का वैल्यू हो जाएगा +3, आपका x1 का वैल्यू है -4 माइनस माइनस +4। अब आप एक्स वाई को अलग अलग कीजिए, तो डी वाई बट्टा में हो जाएगा y+3 बराबर हो जाएगा 2 बट्टा में कितना x+4, और डी एक्स इधर आ जाएगा, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करना है, कर दीजिए इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लॉग मोड y+3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 लॉग मोड कितना x+4 हो जाएगा, और लास्ट में क्या जुड़ता है, तो c जुड़ता है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आप x और y का वैल्यू जो दिया हुआ है, बिंदु x के लिए कितना दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ था -1 और y का वैल्यू 1 दिया हुआ है, x का वैल्यू 1 -2 और y का वैल्यू 1 देख लीजिए एक बार, x का वैल्यू कितना है, -2 है, और y का वैल्यू 1 है, बस इससे गुजरता है। इसका मतलब लास्ट में c का वैल्यू निकालने के लिए इसका जरूरत पड़ेगा, वैल्यू पुट कर दीजिए। अब इसमें लॉग कितना, तो 1+3 हो जाएगा, ये आपका 2 लॉग कितना, तो बस -2 + 4 प्लस कितना, तो c, ये आपका हो जाएगा लॉग कितना, लॉग हो जाएगा 4, और ये आपका लॉग कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस कितना c, और यहाँ पे देखिए लॉग 4 है, 2 उठ के चला जाता है पावर में, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस c, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इस पूरा से पूरा कट गया, c का मान आ गया कितना, 0 आ गया। c का मान कितना आ गया, तो c का मान आ गया 0। अब c का मान जो 0 आया, अब आप कोई भी इक्वेशन में c का मान पुट कीजिए, कोई भी इक्वेशन में c का मान पुट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। c का मान पुट कीजिए, c का मान पुट कीजिएगा, देखिए c का मान पुट हो रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 आपका था log y प्लस कितना 3, अब इज इक्वल टू क्या है, तो 2 log x+4 प्लस कितना c की जगह पे आप 0 पुट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जी। अब इसको हम और अभी आगे बढ़ा सकते हैं, log y, यहाँ पे देखिए y+3 है, और ये पावर उठ के 2 उठ के आप पावर पे चला जाता है, 2 उठ के पावर पर चला जाता है, इस बार 0 है लिखने का जरूरत नहीं है, दोनों तरफ log से log कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बच जाएगा कितना, y+3 इज इक्वल टू x+4 का होल स्क्वायर x+4 का होल स्क्वायर इंटू 1 लिख सकते हैं, इसको नीचे भी भेज दीजिएगा, तो y+3/x+4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ आंसर लिखिए या फिर यहाँ आंसर लिखिए, बात दोनों का क्या है, सेम है, दोनों का आंसर सेम है, दोनों का बात सेम है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, 18 के बाद कितना नंबर होगा, 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन होगा। आइए 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और बनाने का कोशिश करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे फोकस करते हैं। कहता है एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसमें हवा भरकर फुलाया जा रहा है, स्थिर गति में बदल रहा है। यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है, तो 3 सेकंड के बाद वह 6 इकाई का हो जाता है, तो 30 सेकंड के बाद गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात करें। बस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। कोई गोलाकार गुब्बारा है, गोला के आकार का गुब्बारा है, उसका आयतन जो है अगर स्टार्टिंग में नहीं वो समय के साथ बदल रहा है, यानी कि कुछ समय तक हवा बढ़ेंगे तो उसका आयतन बदल जाएगा। कहता है कि स्टार्टिंग में उसका त्रिज्या, यानी कि हवा नहीं भरा गया तो उसका त्रिज्या कितना था, हवा नहीं भरा गया तो उसका त्रिज्या कितना था, तो 3 इकाई था। हवा नहीं भरा गया तो उसका त्रिज्या है 3 इकाई। बस ध्यान दीजिए, हवा नहीं भरा जाएगा तो उसका त्रिज्या कितना है, 3 इकाई है। सबसे पहले आप समझिए कि गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन क्या होता है, तो देखिए ध्यान से, अब ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 19 होगा ना, हाँ 19 नंबर क्वेश्चन है। देखिए गोला का आयतन क्या होता है, तो गोला का आयतन होता है, देखिए गोला का आयतन का फॉर्मूला होता है, आयतन बराबर कितना, तो आयतन होता है भी का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। और आयतन में परिवर्तन का दर दिया है, आयतन में परिवर्तन की दर क्या दिया हुआ है, आयतन में परिवर्तन की दर दिया हुआ है, यानी कि dv/dx, आयतन में परिवर्तन की दर, आयतन में परिवर्तन का दर को हम लोग
डी भी बटा में डी आर कहेंगे, क्योंकि आर के सापेक्ष यानी कि आर बढ़ रहा है तभी वॉल्यूम बढ़ रहा है, आर घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा। आर के सापेक्ष क्या होगा, इसका परिवर्तन होगा। आर के सापेक्ष परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे, डी बटा डी। अब देखिए दोस्तों, गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर को हम के मान लेते हैं, मान लीजिए इसको हम लेट करिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ डी भी का वैल्यू है 4/3 पाई आर क्यू, अब बटा में कितना, तो डी आर बराबर कितना, तो के हो गया। अब देखिए 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, बाहर कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 3r² डिफरेंशिएशन, आर क्यू का डिफरेंशिएशन हो गया। उसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा, इधर आपका क्या हो जाएगा, तो आर क्यू का डिफरेंशिएशन हो गया किसके रिस्पेक्ट में, तो समय के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, समय के रिस्पेक्ट में। इतना सेकंड तक हवा भरा जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, तो समय के रिस्पेक्ट में आपका क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन होगा। और यहाँ पे आपका चेन रूल लगेगा। चेन रूल कैसे लगेगा, तो देख लीजिए 4/3 पाई डी आर क्यू, यानी कि डी आर इंटू डी आर बाई डी टी, और यहाँ पे हो जाएगा सीधे कितना, तो यहाँ हो जाएगा के। अब ध्यान दीजिए 4/3 पाई इंटू कितना, तो 3r² डी आर बटा में कितना डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा के, 3 से 3 कैंसिल, तो 4πr² और डी आर बराबर हो जाएगा के डी टी। दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। अब आइए, अब देखिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो 4 पाई बाहर, तो बच गया कितना r² का इंटीग्रेशन, उसके बाद के बाहर हो जाएगा, टी डी टी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई, इसका हो जाएगा r³/3, और इधर हो जाएगा आपका कितना, तो इधर हो जाएगा के इंटू टी, यानी कि टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन प्लस कितना सी, यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, तो देखिए 4πr³ में हो गया 3, ये हो गया के टी और प्लस सी, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब कहता है कि स्टार्टिंग में जब हवा नहीं भरा जा रहा है, यानी कि हवा कितना समय तक भरा जा रहा है नहीं पता है, यानी कि टी का वैल्यू हो जाएगा 0 सेकेंड, तब उसका त्रिज्या कहा जा रहा है कि उसका त्रिज्या कितना था, तो 3 इकाई था, यानी कि 3 होगा, त्रिज्या 3 होगा। बस आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए, यानी कि 4/3 पाई इंटू 3 का क्यूब इज इक्वल टू कितना, तो 0 इंटू कितना, सॉरी के इंटू 0, के इंटू 0 प्लस आ जाएगा सी। आप इससे इसको काटिएगा तो 9 हो जाएगा, बचेगा 9, बचेगा 9 चौका 36 हो जाएगा, 36 पाई हो जाएगा। देखिए ये आपका हो जाएगा 36 पाई, उसके बाद ये कितना बचेगा, तो ये बचेगा सी, यानी कि सी का मान कितना निकल गया, 36 पाई निकल गया। फिर अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, अगेन फ्रॉम इक्वेशन वन से आपसे क्या कहा जा रहा है कि उसमें हवा कितना सेकंड तक भरा गया होगा, 3 सेकंड तक हवा भरा गया होगा, तो उसका उसका उसके 3 सेकंड तक हवा भरा गया है, तो उसकी त्रिज्या 6 इकाई हो जाती है। अब उसका त्रिज्या कितना हो जाती है, 6 इकाई। बस टी की जगह पे कितना पुट करना है 3, और आर की जगह पे कितना 6, और के की जगह पे भी पुट करेंगे, सॉरी के नहीं, सी की जगह पे, अभी सी का जस्ट मान निकालने हैं, सी की जगह पे पुट करेंगे, कितना पुट करेंगे, सी की जगह पे 36 पाई पुट करेंगे, सी की जगह पे 36 पाई पुट करेंगे जी। समीकरण 1 नहीं पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब आपका हो गया 4/3 पाई का पाई, आर के जगह पे कितना, तो आर के जगह पे 6 का क्यूब हो जाएगा, के की जगह पे कितना, तो के की जगह पे आपको वैल्यू निकालना है, रहने दीजिए, के का वैल्यू आपको निकालना है, रहने दीजिए। उसके बाद टी की जगह पे कितना पुट करेंगे, तो 3 सेकेंड, उसके बाद प्लस कितना, सी की जगह पे कितना, तो सी की जगह पे 36 पाई आया है, 36 पाई पुट करेंगे, प्लस 36 पाई हो जाएगा जी। अब ध्यान दीजिए, ये आपका हो जाएगा कितना, तो 216, 6 का क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6, काट दीजिएगा 3 से, ये आपका 2 बार में 36 गुना 72, ये आपका हो जाएगा कितना, तो 4 इंटू 72, 72 पाई हो जाएगा, 4 इंटू 72, 36 गुना 72, 4 इंटू 72 हो जाएगा पाई। उसके बाद देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 के आप प्लस कितना पाई, तो 36 पाई, ये आप गुना करा दीजिएगा, 4 दूनी 8, 7 चौका 28, 28 288 पाई, 4 दूना 8, 7 चौका, ठीक है, माइनस कितना, तो 36 पाई बराबर कितना, तो 3 के घटाइए, 6 में से 2 घटे, 6 में 8 में से 6 घटेगा 2, 8 में से 3 घटेगा तो 5, ये आपका 2 पाई बराबर हो जाएगा के
3 के पावर से काटिए, 3 अट्ठे 24, 3 चौका 12, के का मान कितना हो गया, तो हो गया 84 पाई। के का मान क्या निकल गया, 84 पाई। अब ध्यान दिया जाए, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, अब आपसे कहा जा रहा है कि देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक बार पढ़ लीजिए। अब आपसे कहा जा रहा है तो टी सेकेंड में, यानी कि समय को टी रखना है, तो आर का वैल्यू क्या होगा, समय को टी रखना है। अब देखिए अगेन, अब देखिए अब अगेन अगेन टी का वैल्यू कितना, तो टी ए रखना है सेकेंड, समय का वैल्यू हो गया टी सेकेंड। उसके बाद पूछ रहा है कि आर का वैल्यू क्या होगा। उसके बाद के का मान आप निकाल लिए हैं 84 पाई, सी का मान निकाल लिए हैं 36 पाई। सब वैल्यू रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन वन में इक्वेशन 1 देख लीजिए क्या है। इक्वेशन 1 है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू बराबर कितना, तो बराबर है आपका के टी प्लस सी, के टी प्लस सी। देखिए यहाँ के टी प्लस सी। अब देखिए यहाँ 4/3 पाई आर क्यू का आर क्यू ही रहेगा। देखिए के का वैल्यू कितना होगा, तो के का वैल्यू हो गया 84 पाई, और टी का वैल्यू कितना रखना है टी, अब प्लस कितना, तो 36 पाई। देख लीजिए यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यू, यहाँ से आप कितना कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ से आप 4 पाई कॉमन निकाल लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 21 टी अब प्लस 9 बचेगा जी। 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, बच गया आपका आर क्यू बट्टा 3 बराबर हो जाएगा 21 टी प्लस 9 हो जाएगा। आप गुना करिए, आर क्यू बराबर हो जाएगा 3 63 टी और प्लस 3 तिहाई 9 तिहाई हो जाएगा कितना, 27। 63 टी प्लस 27 हो जाएगा। किसका मान हो गया जी, ये आपका किसका मान हो गया, तो आर क्यू का मान हो गया। अब आपसे किसका मान पूछा जा रहा है, अब आपसे आर का मान पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिए, अब आपसे आर का मान पूछा जा रहा है, तो आर का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो आर का मान निकालने के लिए आप आर पावर को उधर भेजेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 36 टी प्लस 27 का पावर, ये 3 इधर आया तो 1/3 हो जाएगा। ये आपका इकाई हो गया, इकाई दीजिएगा। ये आपका आंसर यूनिट में पूछ रहा है, कितना इकाई हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए कितना नंबर पूछा जा रहा है, 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पूछ, 19 के बाद 20 होगा जी, 19 के बाद 20। देखिए ध्यान से 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस आपसे कहा जा रहा है कि किसी बैंक के मूलधन में वृद्धि 8% की दर से, वृद्धि की दर होती है 8% की दर, यदि 100 रुपया 10 वर्षों में दुगुने हो जाते हैं, यानी कि 10 वर्षों में 200 हो जाएगा। 100 रुपया 10 वर्षों में क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो आर का मान याद कीजिए, log 2 का मान दिया हुआ है। बस आप साधारण ब्याज का बात कर रहा है, तो साधारण ब्याज में क्या क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। साधारण ब्याज में प्रश्न संख्या 20 का बात होगा। आप साधारण ब्याज इंग्लिश में इसको सिंपल इंटरेस्ट कहा जा रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में पी का मतलब होता है मूलधन, आर का मतलब होता है दर, और टी का मतलब होता है समय होता है। ठीक है, समय हो रहा है, 8% की दर से बढ़ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको जब बैंक में कोई भी पैसा डिपॉजिट कीजिएगा, तो स्टार्टिंग में आपका समय कितना होगा, तो समय 1 साल लेके चलेंगे। जब स्टार्ट में आप पैसा जमा कीजिएगा तो समय को क्या लेके चलेंगे, देखिए मूलधन में परिवर्तन की दर आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में। डीपी बटा dt का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो p इंटू आर इंटू टी बाई होता है 100। स्टार्टिंग में आप पैसा जमा कीजिएगा तो समय को हम क्या लेके चलेंगे, समय को 1 लेके चलेंगे, यानी कि r इंटू हो जाएगा कितना, तो p समय का वैल्यू 1 हो जाएगा, बट्टा में कितना 100, यानी कि dp बाई में p को यहाँ भेज दीजिए और dt को यहाँ भेज दीजिए, r बट्टा 100 और ये हो गया dt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए जी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे p को p के साथ ला दिए और t वाले को अलग कर दिए, t वाला अलग p वाला अलग हो गया। अब ध्यान दीजिए, dp बट्टा में p लॉग मोड p हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, r बट्टा 100 और 1 का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, तो समय के रिस्पेक्ट में कितना होता है, तो t होता है जी। कितना होता है, t होता है, प्लस कितना c, प्लस हो गया c। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे लॉग को बराबर को उधर भेजते हैं, तो p का मान निकल गया ई पर पावर कितना
r/100t और प्लस में c आपका आ जाएगा। किसका मान आ गया? ये आपका आ गया p का मान। इसको और अच्छे से लिख देते हैं, ध्यान से देखिए। e पर पावर हो जाएगा RT/100 और प्लस c हो जाएगा जी। किसका मान हो गया? p का मान हो गया। फिर देखिए अब कह रहा है कि मान लीजिए जब बैंक में आप पैसा जमा करने गए, स्टार्टिंग में समय नहीं दिया था, इसलिए समय का कोई रोल नहीं होगा। यहाँ पे समय नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा जी। समय यहाँ पे, या फिर समय को हम कितना लेके चले थे? एक ही लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है स्टार्टिंग में। अब देखिए जब भी इंटरेस्ट होता है तो सालाना है, 1 साल के बाद ही इंटरेस्ट लगेगा, इसलिए 1 लेके चले। अब कह रहा है क्वेश्चन में, यदि 100 रुपया 10 वर्षों में दुगुने हो जाते हैं, 100 रुपया 10 वर्षों में क्या हो जा रहा है? दुगुना। पहले तो 100 रुपया जमा किया, यदि मान लीजिए यदि p का वैल्यू हो गया 100 रुपया और समय अभी नहीं पूरा है 1 भी साल, तो समय को कितना वर्ष लेके चलेंगे? 0 वर्ष। तो देखिए स्टार्टिंग में पैसा जमा किया होगा, तुरंत समय नहीं हो गया, और समय पूरा रहा है 10 साल के बाद पैसा डबल हो रहा है। तो स्टार्टिंग में जब पैसा जमा करेगा तो समय आपका 0 लेके चलेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब समय हम 0 लेके चल रहे हैं तो क्या होगा? p का वैल्यू हो गया 100, e का वैल्यू कितना हो जाएगा? RT यानी कि खत्म हो जाएगा 0, और प्लस c यानी कि हो जाएगा 100 बराबर किसका? तो e पर पावर c का मान हो गया कितना? 100 हो गया जी। e पर पावर c का मान 100 हो गया। फिर देखिए अब देखिए अब पैसा जो है, अब समय 10 साल होगा, समय 10 वर्ष होगा, तो प्रिंसिपल दुगुना हो जाएगा। तो 2 गुना 100 यानी कि 100 रुपया दुगुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 200 रुपया हो जाएगा जी। 200 रुपया हो जाएगा। p का मान हो गया 200। अब आइए फिर समीकरण 1 में रख दीजिए p की जगह पे 200, e पर पावर, अब देखिए t की जगह पे कितना t की जगह पे कितना रखेंगे? तो देखिए ध्यान से, t की जगह पे हम रखेंगे 10 रखेंगे। तो 10 रखेंगे तो r इंटू 10 बट्टा में हो गया कितना? 100 और प्लस c है। ध्यान से समझिएगा, ये 200 का 200 ये अलग अलग कीजिए, काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो r बट्टा हो जाएगा 100 और गुना e पर पावर c हो जाएगा। और ध्यान दीजिए यहाँ पे ये आपका कितना है? ये आपका 200 है जी। ध्यान से समझिए, ये 200 है और e पर पावर r/100, ये e पर पावर c का मान कितना आया है? तो 100 आया है। इससे इसको क्या कीजिएगा? काट दीजिएगा, तो ये 2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा? e पर पावर r/100, e को इधर भेजेंगे तो log 2 हो जाएगा। log 2 बराबर हो जाएगा r/100, क्योंकि इधर से log उठ के उधर गया है तो e पर पावर हो गया है, फिर e उठ के इधर आएगा तो log हो जाएगा। और log 2 का आपको मान दिया हुआ है कितना? तो log 2 का आपको मान दिया हुआ है 0 देख लेते हैं एक बार फिर से। log 2 का मान कितना दिया हुआ था? देखिए log 2 का मान दिया हुआ है 0.6931। बस log 2 का मान रख लीजिए 0.6931, 0.6931 बराबर r बट्टा में कितना? तो 100 क्रॉस गुना करा दीजिएगा तो r बराबर 0.6931 इंटू 100। अब दशमलव उड़ाइएगा तो 100 से 100 कट गया। देखिए फिर से, ये आप 0.6931 है, इसमें 100 से आप गुना कराइएगा, तो 100 से गुना कराइए तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और रेट हमेशा परसेंटेज में होता है। ये आपका आर का वैल्यू आ गया, यानी कि आर का वैल्यू आ गया कितना? तो r/100 था। 1 मिनट यहाँ गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे 1 0 नहीं होगा, यहाँ पे 1 0 कट गया है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 0 खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 0 खत्म होगा। तो r का मान आ गया 6.931%। यही आपका आंसर होगा जी, यही आपका आंसर होगा। यहाँ पे 1 0 काटना था, नहीं कटा था, छूट गया था। ठीक है, इसको आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल आ जाएगा समझ में। अगला क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का कहा जा रहा है। आइए 21 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 21 नंबर आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% की दर से होती है। देख लीजिए, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% दर से होती है। इस बैंक में 1000 रुपये जमा कराए जाते हैं
तो ज्ञात कीजिए 10 वर्षों के बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। और ई पर पावर कितना का वैल्यू 0.5 का वैल्यू दिया है 1.648। बस उसी तरह का क्वेश्चन है, आप इसको समझिए कि समय और समय के साथ पैसा क्या हो जा रहा है, 10 वर्षों में पूछ रहा है कितना हो जाएगा और कितना जमा किया गया। प्रिंसिपल 1000 जमा किया गया, कितने प्रतिशत के रेट से, तो 8% के रेट से। बस आप इसको समझिए, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूलधन में 5% की वृद्धि होती है। आर का वैल्यू आपको दे दिया है 5%। आर का वैल्यू कितना परसेंट दे दिया है, आर का वैल्यू 5% दिया हुआ है, देख लीजिए। आर का वैल्यू दिया हुआ है 5% दिया हुआ है। बस आप क्या लिखेंगे, मूलधन में बढ़ रहा है तो डीपी बटा में डीटी, मूलधन को पी कहते हैं और डी बटा डी का मतलब हो गया समय के साथ पैसा को बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, उसी को परिवर्तन यानी कि मूलधन में परिवर्तन की दर कहा जाता है। फिर उसी तरह लेके चलेंगे P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब देखिए डीपी बटा में dt बराबर, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे P अभी नहीं रखेंगे, ध्यान दीजिए, पहले हम लेके चल रहे हैं कितना, तो P को P रहने दीजिए। R का वैल्यू 5%, समय को 1 साल लेके चलना है। अब ध्यान दीजिएगा, इससे इसको कट कीजिए तो ये 20 हो जाएगा। अब अलग अलग कीजिए तो dp बटा में कितना, तो p बराबर p बटा में 20 और dt दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। इंटीग्रेशन लगाइएगा तो ये आपका हो जाएगा log mod p, और यहाँ पे यहाँ पे p तो चला गया उधर, यहाँ पे बच गया कितना, तो यहाँ पे बच गया सीधे 1/20। 1/20 को बाहर करेंगे तो t बचेगा, t का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन प्लस c हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब क्या कह रहा है, जब स्टार्टिंग में पैसा बैंक में जमा किया होगा तो समय नहीं पता होगा, और उसके बाद प्रिंसिपल आप कितना जमा किया, तो 1000 जमा किया। 1000 रुपया बैंक में जमा किया, समय कितना होगा, तो समय उस समय तुरंत जमा किया तो 0 वर्ष लेके चलेंगे, इतना वर्ष लेके चलेंगे 0 वर्ष। बस यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए, ये हो जाएगा लॉग आपका 1000 हो गया बराबर 1/20 गुना 0 प्लस सी, यानी कि ये आपका हो गया लॉग कितना का मान, तो देखिए ये आपका लॉग 1000 है और सी का मान निकल गया, ये आपका 1000 बराबर हो जाएगा, लॉग को उधर भेज देंगे तो ई पर पावर सी हो जाएगा जी। ये आपका पूरा 0 हो गया, तो ई पर पावर सी का मान कितना निकल गया, तो ई पर पावर सी का मान निकल गया कितना, 1000 आ गया। अब अगेन फिर से कहा जा रहा है कि समय प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल कितना हो जा रहा है, तो बैंक में 1000 रुपया जमा कराया जाता है तो 10 वर्षों के बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। पूछ रहा है कि प्रिंसिपल कितना हो जाएगा कितने साल के बाद, 10 साल के बाद। तो आपका समय कितना है, तो 10 वर्ष है जी। 10 वर्ष में यह राशि का मतलब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, तो P को P लेके चलना है। ध्यान दीजिएगा जी, इक्वेशन 1 को ही सॉल्व किया जा रहा है, इसी को इक्वेशन 1 बोलेंगे। log P को log P रहने दीजिए, उसके बाद 1/20 गुना 10 लिखिए और प्लस सी है तो प्लस सी लिखिए, इससे इसको कट कीजिए, ये आपका log P बचेगा और ये आपका कितना बचेगा। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, देखिए ध्यान से, 1/2 जोड़ कितना, तो जोड़ कितना, तो c बचेगा। बस आप log को उधर भेजिएगा, तो log को उधर भेजिएगा तो कितना हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा e पर पावर 1/2 जोड़ कितना c, इसका मतलब होता है e पर पावर 0.5 और जोड़ गुना में बदल जाता है e पर पावर c। ये आपका p का वैल्यू हुआ, p निकालना है, रहने दीजिए। इस पूरा का मान दिया हुआ है 1.648, इस पूरा का मान दिया हुआ है, और e पर पावर c का मान अभी जस्ट आप निकाले हैं कितना, 1000। बस 1000 दशमलव उड़ाइएगा, 3 शून्य होगा, 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, पी का मान हो जाएगा 1648 रुपया। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 आपसे क्या कहा जा रहा है, देखिए प्रश्न संख्या 22, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी जीवाणुओं के समूह में
जीवाणुओं की संख्या 1 लाख है। 2 घंटों में इसकी संख्या 10% की वृद्धि हो जाती है। कितने घंटे में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी? यदि जीवाणुओं की वृद्धि की दर उसके उपस्थित संख्या के समानुपाती है। तो मान लीजिए जीवाणुओं की संख्या टी समय के साथ बदल रहा है। तो पहले आपका कह रहा है कि समय टी पर जीवाणुओं की संख्या y है। मान लीजिए, माना कि माना कि समय कुछ रहा होगा, हमको नहीं पता है। माना कि समय टी पर जीवाणुओं की संख्या कितना, तो जीवाणुओं की संख्या कितना हो जाएगा? जीवाणुओं की संख्या हो जाएगा कितना? तो y। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जीवाणुओं की वृद्धि का दर उसमें उपस्थित संख्या के समानुपाती है। तो वृद्धि की दर, और वृद्धि की दर को क्या कहते हैं? तो वृद्धि की दर जब भी होता है, किसकी वृद्धि? तो जीवाणुओं की संख्या की वृद्धि की दर को dy बाई dx कहते हैं। dy बाई dx नहीं कहेंगे, यहाँ समय के साथ बदल रहा है तो dy बाई dt कहते हैं। और ये जो है वो समानुपाती है किसके? तो जीवाणुओं की संख्या के समानुपाती है। देखिएगा ध्यान से, इसका बढ़ रहा है, ई बढ़ेगा dy बाई dx, तो समय बढ़ेगा तो जीवाणुओं की संख्या भी बढ़ेगा। कहने का मतलब ऐसे है। तो अब देखिए, समानुपाती का साइन जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है आपका k, और कांस्टेंट को k कहते हैं। लिख लीजिए, वेयर k इज क्या होगा? तो k इज कांस्टेंट होगा। अब ध्यान दीजिए, अब हम y वाले को एक तरफ करते हैं, तो y वाले को एक तरफ, t वाले को एक तरफ है। आइए, t वाला एक तरफ हो गया, इंटीग्रेशन लगाइए, इधर इंटीग्रेशन लगेगा, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? तो इसका इंटीग्रेशन होगा log mod y हो जाएगा जी। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? तो log mod y हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब log mod y हो गया, बराबर कितना हो गया? तो बराबर हो जाएगा k, और टी के रिस्पेक्ट में डी टी प्लस सी, के टी प्लस सी हो जाएगा। के टी प्लस क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखिए, स्टार्टिंग में जीवाणुओं की संख्या कह रहा है कि क्या था? तो जब समय प्रश्न से स्टार्टिंग में समय कितना घंटा नहीं पता है, स्टार्टिंग में कह रहा है कि घंटों के बाद। तो स्टार्टिंग में समय आपका 0 रहा होगा, तो जीवाणुओं की संख्या कुछ ना कुछ रहा होगा। तो जीवाणुओं की संख्या कितना होगा? जीवाणुओं की संख्या रहा होगा, मान लीजिए y0। जीवाणुओं की संख्या क्या रहा होगा? y0 रहा होगा। स्टार्टिंग में जब समय नहीं, 1 घंटा नहीं पूरा है, तो समय को हम 0 घंटा लेके चलते हैं। तो जीवाणुओं की संख्या कुछ ना कुछ रहा होगा, तो इसको y0 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। बस y के जगह पे अब क्या हो जाएगा? बस y के जगह पे क्या होगा वैल्यू? तो y के जगह पे y0 हो जाएगा। तो लॉग हो जाएगा y0 बराबर 0 गुना कितना? तो k गुना हो जाएगा 0 प्लस सी का मान आ गया log y0। सी का मान क्या आ गया? y0। अब देखिए, अब आपसे कहा जा रहा है कि सी का मान हम रख देते हैं। पहले आपको सी का मान रख देते हैं जी। सी का मान कहाँ रखते हैं? इक्वेशन 1 में। पहले सी का मान रख दीजिए इक्वेशन 1 में, या फिर क्या कीजिए कि अब 2 घंटा में जीवाणु की संख्या 10% बढ़ जाती है। इसको भी लेके चलते हैं। समय हो जाएगा कितना? टी हो जाएगा अब 2 आवर। जब टी 2 आवर होगा तो जीवाणुओं की संख्या 10% बढ़ जाएगा। जीवाणुओं की संख्या कितना परसेंट बढ़ जाएगा? तो 10%। जीवाणुओं की संख्या कहता है कि 10% बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जीवाणुओं की संख्या, मान लीजिए जीवाणुओं की संख्या कितना परसेंट बढ़ रहा है? तो y पहले था, y का 10, y जितना है उसमें जीवाणु, एक ऐसे लिखिए, जीवाणुओं की संख्या हो जाएगा पहले से y था, y में बढ़ जाएगा, y का कितना परसेंट? 10%। 10/100 काट दीजिएगा, 10/100 कट जाएगा। तो अब ई हो जाएगा कितना? तो ई 10 और ई 11 y बट्टा में कितना? तो 10। जीवाणुओं की संख्या कितना हो जाएगा? 11 y बट्टा में कितना? 10 हो जाएगा जी। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम तीनों का वैल्यू पुट करेंगे, सी का, टी का और y का। y0 जीवाणु y का वैल्यू पुट करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा जी, देखिए अब कह रहा है कि जीवाणुओं की संख्या
कितना हो जा रहा है, तो जीवाणुओं की संख्या हो जा रहा है log 11y बट्टा में कितना 10 हो जा रहा है, जीवाणुओं की संख्या हो जा रहा है। उसके बाद देखिए जीवाणु संख्या को y माने थे, y बराबर दे दीजिए। उसके बाद क्या कहा रहा है, तो उसके बाद k को k रहने दीजिए, t का वैल्यू 2 हो जाएगा और c का वैल्यू होता है log y नॉट, log y नॉट हो जाएगा जी, log y नॉट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिए कि अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जीवाणुओं का जो संख्या है वो बढ़ रहा है। तो जीवाणुओं का संख्या पहले अब पहले से कितना था, फिर से देख लीजिए, जीवाणुओं की संख्या y नॉट था और y नॉट में बढ़ रहा है कितना, तो 10/100। यहाँ इससे इसको काटिएगा तो आपका कितना आएगा, y का वैल्यू आ जाएगा, ये आपका 10 और 1 11, 11 y नॉट बट्टा में कितना, तो 10, 11 यहाँ पे y नॉट बैठा दीजिए, 11 y नॉट बट्टा में हो जाएगा 10। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे log 11 y नॉट बट्टा में कितना 10 और ई उठ के इधर आएगा माइनस log y नॉट, उसके बाद कितना, तो उसके बाद हो जाएगा कितना बराबर कितना 2k। अब इसको log m बट्टा n क्या होता है, log m बट्टा n हो जाएगा, log m माइनस n है 11 बट्टा में 10 y नॉट, अब बट्टा में क्या हो जाएगा y नॉट हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 2k, ये कट गया तो log 11 बट्टा 10 किसका माना गया, तो 2k का माना गया, 2 को इधर भेज दिए तो 1/2 हो जाएगा, इधर किसका मान निकल गया, k का मान निकल गया, किसका मान निकल गया, k का मान निकल गया। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, अब आपसे कहा जा, देखिए दोस्तों अब आपसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। कहता है क्या कि कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी, कितना से बढ़कर, तो 1 लाख से बढ़कर, 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो जाएगी, कितना समय में, तो बस इसको आप समझिए, आपको समय निकालना है, क्या निकालना है, टी निकालना है। अब आपको टी निकालना है और कितने समय में 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो गई, यानी कि दुगुना हो गया, y का वैल्यू कितना दुगुना हो जाएगा, 2y नॉट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा पहले था y का पहले था 1 लाख, अब हो गया कितना y का वैल्यू, अब y नॉट का वैल्यू पहले 1 लाख था, अब हो गया कितना लाख, तो 2 लाख हो गया जी, 2 लाख। इसका मतलब है ई जो है ये इसका दुगुना हो जाएगा, बस दुगुना हो रहा है, बस इतना ध्यान दीजिए, यानी कि y का जो वैल्यू है कितना दुगुना हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए, y बट्टा में y नॉट बराबर 2 लिख सकते हैं जी, y बट्टा y नॉट का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 2/1, यानी कि ध्यान दीजिए कितने समय में, समय आपको निकालना है। फिर अगेन देखिए, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप लेके चलते हैं, फिर से इक्वेशन 1 कितना है, तो है कितना, तो है आपका है कि log कितना है log y बराबर kt प्लस सी था, log y बराबर क्या था, log इक्वेशन 1 था log y बराबर kt प्लस सी, और सबका मान रख दीजिए, ध्यान से समझिए, log y को log y रहने दीजिए। उसके बाद k का मान 1/2 कितना है, तो log है 11/10 इंटू हो जाएगा t, और c का मान निकाले हुए हैं, c का मान कितना निकाले हैं, तो c का मान शुरू में निकाले थे कितना, तो log y नॉट, बस log y नॉट निकाले हुए हैं, बस इसको इधर भेजिएगा तो log y माइनस हो जाएगा log y नॉट, बराबर हो जाएगा कितना, तो बराबर हो जाएगा 1/2 log 11/10 इंटू कितना, तो t। बस इसको आप क्या लिखिए, log y बट्टा में y नॉट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/2 log 11/10 इंटू कितना, तो t। अब देखिए log y बट्टा y नॉट का वैल्यू 2 है, log 2 रख दीजिए, बराबर कितना 1/2 log 11/10 इंटू कितना t, यहाँ से पुट हो गया, ये आपको इक्वेशन 2 लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 से y बदला में y नॉट का वैल्यू कितना पुट कर दिया गया, इतना पुट कर दिया गया 2। अब ध्यान दीजिए हमको किसका मान चाहिए, हमको तो 2 का मान चाहिए, मैं सॉरी टी का मान चाहिए, तो इसको 2 रहने दीजिए, ये लिखिए नीचे 1/2 log 11/10, ये गुना में था इधर आया तो डिवाइड में हो गया, 2 उठ के ऊपर चला जाएगा, तो 2 log 2 बाय में कितना log 11/10 किसका मान आ गया, तो ये आपका टी का मान आ गया,
यही आपका आंसर होगा। इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। पावर में आंसर हो जाएगा, यानी कि इतना घंटा होगा जी, इतना घंटा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लास्ट देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। 23 आपका ऑब्जेक्टिव है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपका समीकरण dy बाई dx बराबर e पर पावर x प्लस वाई का व्यापक हल निकलना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, बस सॉल्व करते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर भी सॉल्व करेंगे, तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का आपको नहीं लगाना है जी, तुक्का नहीं लगाना है। 23 नंबर देखिए, देख लीजिए, लास्ट में ही सॉल्व कर देते हैं आपको। 23 नंबर, 23 देखिए, 23 आपसे क्या कहा जा रहा है, 23 कहा जा रहा है कि dy बाई dx बराबर कितना, तो e पर पावर x प्लस वाई कहा जा रहा है। बस आप ऐसे समझिए कि e पर पावर x का खेल है, e आपका x होगा, गुना जोड़ में रहता है तो गुना में टूट जाता है। बस x वाला एक तरफ, y वाला एक तरफ, e आ जाएगा इधर, और e अपने जगह पे है, x आ जाएगा इधर। इंटीग्रेशन लगाइए दोनों तरफ, इसको ऊपर भेजिएगा, ऊपर भेज के इंटीग्रेशन करना होगा। ये आपका ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स होता है, प्लस सी, ई पर पावर जो रहता है वही लिखाएगा, बाई एक्स का कोफिशिएंट नीचे होगा, वाई का कोफिशिएंट यहाँ है तो वाई नीचे हो जाएगा। फिर ई पर पावर एक्स प्लस कितना सी, इसको हो जाए लिख सकते हैं ई पर पावर माइनस वाई बराबर ई पर पावर एक्स प्लस सी। इसको उधर भेजिएगा, इसको उधर भेजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका इधर जीरो, ये आपका आ जाएगा कितना, इधर जीरो नहीं, सी को इधर भेज दीजिए तो माइनस सी, तो ई पर पावर बच जाएगा कितना, तो एक्स प्लस ई पर पावर माइनस वाई हो जाएगा। और सी कभी ऋणात्मक नहीं होता है, सी कभी भी माइनस में नहीं होता है। ई पर पावर एक्स प्लस ई पर पावर माइनस वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए आंसर मिलाते हैं, ये आपका आंसर देखिए, ई पर पावर ए, ये आपका, यही आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन विकल्प संख्या ए आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यानी कि ये हम लोग समझाते, सॉरी, ये हम लोग पढ़ रहे थे पृथक्करण विधि, और पृथक्करण विधि का कौन सा विधि पढ़ रहे थे, पृथक्करण विधि। ध्यान से समझिएगा जी, पृथक्करण विधि पढ़ रहे थे, पृथक्करण विधि, अवकल समीकरण का फर्स्ट मेथड जो था, फर्स्ट मेथड नंबर एक जो है वह आपका क्या था, ये पृथक्करण विधि। और पृथक्करण विधि का आज क्लास खत्म हो गया। आप लोग अच्छे से इसको देखिए, समझिए, नहीं समझ में आता है फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू दोस्तों।